शब्बीर ने मुजफ्फराबाद की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें 3 मासूम बच्चे एक अताई डॉक्टर की दवा खाकर मौत की आगोश में चले गए थे। ये बच्चे कौन थे और उनकी अचानक मौत के बाद उनके वालिदैन के दिल पर क्या गुजरी, देखिए इस कहानी में। मुजफ्फराबाद की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इंतहाई पसमानदा और गरीब घराने में आंख खोलने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, जिनकी उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थीं, भूख से बिलबिला रहे थे और उनकी माँ अपने शौहर की जानिब शिकायती नजरों से देख रही थी। अरे चुप करा ले दोनों को, सुबह से सर फटा जा रहा है मेरा। मैं कहाँ से चुप करवा लूं? भूख से बिलक रहे हैं ये, सुबह से भूखे हैं। तुम्हें रहम नहीं आता इन बच्चों पर? तो मैं क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं? अब मजदूरी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? अरे ओ, चुप हो जाओ, करता हूं कुछ खाने का तुम लोगों के लिए। रहने दो, तुम क्या करोगे? यहाँ लेट के बातें बनाओ सिर्फ। मैं लेकर आती हूँ खाने के लिए होटल से कुछ। चल बेटा, तू मेरे साथ चल। खादिम हुसैन की बीवी अपने छोटे 5 साला बेटे की उंगली पकड़कर एक ढाबे पर पहुंच गई। वो सीधी काउंटर पर पहुंची। इस दौरान ढाबे पर मौजूद लोग खादिम की बीवी को अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे। जी, क्या चाहिए आपको? बताती हूँ। जब काउंटर के सामने खड़े हुए आदमी इधर उधर हो गए तो खादिम की बीवी ने अपने चेहरे से चादर सरकाई और इंतहाई धीमे लहजे में उससे सालन और रोटियां तलब की। एक सालन और 6 रोटी कितने की मिलेगी? 160 रुपए। अगर ये पैसे मैं बाद में दूं तो? मैनेजर ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर मोम हो गया। अजीब, छह रोटी, 1 सालन, फटाफट ले। अच्छा सुनो, पैसे का कोई मसला नहीं, जब भी दे जाना। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। ये मेरा बड़ा बेटा है। मैं आपको उधार लेकर आऊँ। इसी दौरान ग्राहक बिल अदा करने के लिए काउंटर पर आ गया। ग्राहक जेब में हाथ डालते वक्त कनखियों से खादिम की बीवी को भी देख रहा था। फिर वो बाहर निकल गए। बहुत शुक्रिया, मैं यहीं करीब में रहती हूँ। अच्छा, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाना, ठीक है? ठीक, शुक्रिया। खादिम की बीवी चली गई तो ढाबे के मालिक के चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात थे जैसे कोई शिकार उसकी गोद में आ गिरा हो। खादिम हुसैन की 12 बरस पहले सुमेरा बीवी से शादी हुई थी और उनके 3 बेटे पैदा हुए थे। घर में गरीबी और अफलास की वजह से घरेलू माहौल इंतहाई कशीदा था। खादिम हुसैन मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन ये आसरा भी खत्म हो गया। हुआ ये था कि खादिम हुसैन एक दिन मेहनत मजदूरी करके पैदल लौट रहा था कि एक सड़क पार करते हुए रक्शे से टकरा गया और गिर पड़ा। खादिम हुसैन जमीन पर पड़ा हुआ था और आसपास के लोग खादिम हुसैन के पास जमा हो गए थे, जबकि रक्शे वाला भाग गया था। लोगों ने एक रक्षा रोका और खादिम हुसैन को उठाकर रक्शे में डाला और अस्पताल ले गए। खादिम हुसैन की एक टांग टूट गई थी। थोड़े बहुत इलाज मुआवजे के बाद उसका जख्म ठीक तो हो गया, लेकिन एक टांग हमेशा के लिए खराब हो गई और वो लंगड़ा कर चलने लगा। ऐसे में मेहनत मजदूरी से भी गया, लेकिन वो इस हालत में रोजगार के लिए घर से निकलता रहा।
शब्बीर ने देखा कि खादिम हुसैन लंगड़ाता हुआ घर से निकल चुका था और उसकी बीवी दरवाजा बंद करने के साथ साथ उसे जाता देख रही थी। जब वो बहुत दूर चला गया तो खादिम की बीवी अपने बच्चों के पास पहुंच गई। ये लो बच्चों, जाओ तुम लोग चीज लेकर आओ और सुनो, ज्यादा दूर मत जाना। बच्चे बाहर चले गए तो सुमैरा ने किसी को कॉल करने के लिए नंबर मिला दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, अब पहचानते भी नहीं हो, मैं सुमैरा बात कर रही हूँ। अच्छा, इतने दिनों के बाद कहाँ गायब हो? मैं यही हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, क्यों फोन किया? बताओ, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या बताऊँ, बहुत परेशानी में फोन किया है मैंने, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, 2-4 हजार से काम चल जाएगा? अगर 5,000 तक कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ये बात मत करो ना, बस तुम ले जाओ। तुम नहीं आ सकते, घर में कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। खादिम हुसैन का घर वैसे ही कर्ज और उधार पर चल रहा था। खादिम हुसैन बेरोजगार था और उसकी बीवी ही किसी न किसी से कर्ज उधार लेकर घर चला रही, जिस पर खादिम हुसैन अपनी बीवी के किरदार पर शक करने लगा। एक दिन खादिम की बीवी बच्चों को खाना दे रही थी तो उसका फोन बजने लगा। किसका है फोन? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन खादिम की बीवी बच्चों को खाना दे रही थी तो उसका फोन बजने लगा। किसका है फोन? पता नहीं, मैं देखती हूँ। तुम लोग खाना खाओ, मैं फोन सुन के आती हूँ। हाँ बेटा, शुरू कर। खादिम की बीवी फोन कान से लगाकर दूसरे कमरे में चली गई। हेलो, मना किया है ना, ज्यादा फोन मत किया करो। जिससे उसकी टांग टूटी है ना, वो घर में ही होता है और शक भी बहुत करता है। बोलो क्या बात है? बस वैसे ही फोन किया था। अच्छा चलो ठीक है ना, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है। वो होटल वाले का फोन था। क्या कह रहा था? क्या कहेगा, पैसे मांग रहा था। तूने क्या कहा? मैंने साफ साफ बोल दिया नहीं है हमारे पास अभी पैसे, लेकिन वो बोल रहा था कि एक बंगले पे चौकीदार की नौकरी आई है, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। हाँ बोल दे उससे, बात कर ले, मैं करूंगा नौकरी। ठीक है। अरे तुम लोग खाना खाओ ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। माजूर शौहर एक बंगले का चौकीदार हो गया था और घर में कुछ पैसे आने लगे, लेकिन शायद बदनसीबी ने इस घर का रास्ता देख लिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि खादिम हुसैन बंगले पर चौकीदारी कर रहा था कि उसका मालिक उसके पास आ गया। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। और खादिम हुसैन कैसे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है शेख साहब। ये लो तुम्हारा एक माह की तनख्वाह और कुछ पैसे और भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान है शेख साहब आप। लेकिन खादिम हुसैन मैंने मकान बेच दिया है, मैं दुबई जा रहा हूँ। अच्छा तो शेख साहब कल से फिर नहीं आऊँ मैं? हाँ आज मजबूरी है।
ठीक है सर साहब, बड़ी मेहरबानी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चौकीदारी की नौकरी खत्म हुई तो खादिम हुसैन जैसे टूट फूट गया था। 3 बच्चों की किफालत का बोझ और फिर बीवी के किरदार पर शक ने उसे अजीब सी उलझन में मुब्तला कर दिया था। इलाज मुआवजा तो दरकिनार, एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खादिम की बीवी अपने शौहर से लड़ रही थी। कुछ खबर है तुम्हें? तुम्हारे बच्चे 2 दिन से बुखार में तप रहे हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्या करूँ उनके लिए। बस सोचते रहना, और जब वो मर जाए ना तो जाके उनकी कब्र पे बैठ के रोते रहना तुम। तेरे मुंह में खाक, कुछ खुदा का खौफ कर। तो और क्या करूं मैं? तुम ही बताओ क्या करूं मैं? अच्छा, देखता हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेके आता हूँ दवाई उनके लिए। शब्बीर ने देखा कि खादिम हुसैन लंगड़ाता हुआ इलाके के अताई डॉक्टर के पास पहुंच चुका था। अरे हाँ खादिम, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे 3 बच्चों को जोरों से बुखार चढ़ा हुआ है। कोई दवा दे दो उनके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब पैसा नहीं है मेरे पास। अरे यार, पैसे की क्या जरूरत है, कोई मसला नहीं है। ये बताओ, उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं डॉक्टर साहब, उल्टी कोई नहीं हो रही, सिर्फ बुखार होता है। मौसमी वायरल होगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ। खादिम हुसैन अपने बच्चों के लिए अताई डॉक्टर से दवा लेकर आ गया। जब बच्चों को दवा पिलाई गई तो घर में कयामत आ गई। 3 बच्चों की हालत अचानक खराब हो गई। 2 बच्चों ने माँ बाप के सामने दम तोड़ दिया और तीसरा बच्चा अस्पताल जाकर चल बसा। 3 बच्चों की जहरीली दवा से हलाकत के बाद अहले महल्ला में तशवीश की लहर दौड़ गई। तीनों बच्चों की एक साथ नमाज जनाजा पढ़ी गई तो पूरे इलाके में अजीब सी उदासी फैल गई। लोग अताई डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करने लगे। पुलिस ने अताई डॉक्टर और उसके मददगार को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और बच्चों के वालिदैन का बयान लेने के लिए शोख खत्म होने का इंतजार करने लगी। बच्चे सोए हुए थे तो जुम्मे वाले दिन सुबह उन्होंने कहा था कि ये देसी दवाई है, ये हार्मोन दवाई खिलानी है बच्चों को। 3 पुड़ियाँ थी, 3 बच्चे थे। इन्होंने तीनों पुड़ियाँ जो है ना बच्चों को एक एक करके खिला दी। उसके बाद बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है तो इन्होंने 1122 को कॉल की और ये यहाँ से पैदल जाके भागे हैं वहाँ पर। तो 1122 आई है। उस वक्त तक बच्ची की हालत नासाज थी, तो बच्ची की वहीं डेथ हो गई थी। ये फिर पीछे भाग गए कि 2 बच्चे पीछे थे, तो पीछे से बच्चों को लेकर गए हैं वहाँ पर। तो 1122 ले गई है। निस्तर जाते हुए मोहम्मद दानिश की डेथ हो गई थी सर। तो जो छोटा था मुनीब, वो कल 11:30 बजे रात को डेथ हुई। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़रदार साहब, RPO साहब, DIG पंजाब साहब, सबसे हमारा यही मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। हमारी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। सवेरे 8 बजे से पहले पार्लर की दवाई देती है, दवाई देंगे गए 5 से 7 मिनट गुजरे उल्टियों से मौसम लग गया। मैं बजा होटल से खीर देना, मैं तो कोई लस्सी खीर बना के मतलब अल्लाह का तेजा खीर को मुँह में लाया। तो मैं बजा हो दुकान पे होटल देना सफल देना होटल को मुँह लाए, मैं खीर को मुँह लाया। छोटे निके ने अबू नलके का पानी में बोतल में सब भूखे पीटिए सिर हो गई है। इसके ऊपर जो प्रिलिमिनरी एक्शंस थे जो कि एज पर लॉ होते हैं वो सारे कर लिए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी की एज सच सरे दस्त ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक बड़ा सीधा केस है जिसमें कोई भी इस तरह का केस हो तो जो लॉ है इट टेक्स इट्स कोर्स। हमने वो क्लिनिक सील कर दिया, हमने बंदे को अरेस्ट कर लिया
हमने वहाँ से लैब सैंपल्स लेके जो स्पूरियस ड्रग्स थी उनको लैब में भिजवा दिया। और नंबर 4 हमने बच्चों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज PFSA को, पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी को हम इंशाल्लाह भिजवा देंगे आज पोस्टमार्टम। इसकी रोशनी में जो हकाइक सामने आएंगे उसके मुताबिक सख्त से सख्त तरीन जो कानून में ऑलरेडी मौजूद हैं सजाएं वो दी जाएंगी। और इससे इस फैमिली के नुकसान का अजाला तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बात को हत्तुल मकदूर इंश्योर करने के लिए कि आइंदा कभी इस किस्म का कोई वाकया ना हो हमारे ज़िले में, हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, तो इसको हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही शोक खत्म हुआ, पुलिस मरने वाले बच्चों के घर पहुंच गई, लेकिन यहाँ पुलिस को एक ऐसी खबर मिली कि वो चकरा कर रह गई। बच्चों के मरने के तीसरे दिन गरीब बाप ने जहर खाकर अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर दिया था। पुलिस को ये सब मशकूक लग रहा था और वो बच्चों की मां से तफ्तीश कर रही थी। बहुत शरीफ चोर है, पहले 3 बच्चों का नाल सानिया थी कि डाउट पै गए डॉक्टर वगैरह से। रात में ठीक है, रात 9:30 बजे तो सब बैठे रह गए बिल्कुल ठीक है। सवेरे सब फोन आए भाई उनकी तबीयत यूं खराब थी गई जिमें भाई बच्चों के नाल थे इस आए तो डेथ थी गई है। पुलिस ही फुल तावन करें पे, अफसरान इस फुल तावन करें पे, पहली डिमार ही उन्हें तावन की, लिहाजा ये गुजारिश है पुलिस खोज लावे जो असल मुजरिम है वो है ना भाई सख्त सख्त सजा दी बन जाए। तबियत खराबी में थे 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के अंदर गया, 6 बजे उठ के ताला खोले सी कोठे दा, ताला खोल के ते दांत धो के अंदर वाले पखे शाम के पखे सुते हूँ वाले पता नहीं क्या खाती क्या नहीं खाती। मैं उठ के नमाज उठ के तस्बीह पढ़ी या मेरे को पता नहीं क्या खाती क्या नहीं खाती। हाँ पुलिस ने आकर तो हक मिला वैसी ठीक है, तो हक मिला वैसी अगर डॉक्टर ने दवाई दी है अच्छा डॉक्टर को वो करे ठीक है। पुलिस ने को की है हम खादे हमने पता नहीं दवाई केड़ी खादी केड़ी नहीं खादी, दवाई खाने उनको उल्टी आ गई। मैं रोंदी बैठी घर कदी बैठी, मेरे को दवाई दे मैं खा के मारू, मेरे को दवाई तो 10 दवाई की था आज दवाई में खादी भी क्या नहीं मेरे को ये। बच्चों की मां से तफ्तीश के नतीजे में हैरतनाक इंकशाफात सामने आए। बच्चों की मां सुमैरा का कहना था कि उसके और उसके शौहर ने गुर्बत से तंग आकर खुद बच्चों को जहर दिया था और खुद भी मरने का मंसूबा बना लिया था। शौहर ने जहर खाकर जान दे दी थी, जबकि वो जहर खाने वाली थी कि अचानक कुछ लोग आ गए जिनकी आमद से उसका ये मकसद फेल हो गया। पुलिस ने इस केस के हवाले से जो कुछ बताया था वो ये है। इनिशियल इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की उसमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये जो चीज़ें हैं अथाई डॉक्टर था साथ में, उनसे दवाई ले के रात को उनको खिलाई गई थी। बच्चों को पिछले 4-5 महीने से खांसी थी, उसकी वजह से जब दवाई खिलाई गई तो बच्चों की हालत गैर हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको फर्दर जब आगे ले के चले तो हमने डॉक्टर को अरेस्ट किया। जो कंप्लेनेंट था खादिम हुसैन, इस FIR का कंप्लेंट था, उसकी पॉइंटेशन पे डॉक्टर साहब से जब हमने चीज़ें पूछी तो डॉक्टर ने ये एक चीज़ क्लियर की कि मेरे पास ये पेशेंट आया ही नहीं है। हमारे पास उसकी स्टेटमेंट वगैरह इंटेरोगेशन रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें खादिम हुसैन को ये डाउट हुआ कि शायद पुलिस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। सेम खादिम हुसैन ने यही चीज़ कन्वे की रात को, एक दिन सुबह खुद जहर खाने से पहले कि पुलिस को शायद इस चीज़ का शुबा हो गया कि जो दवाई हम लेके आए थे जो कि पॉइजन सब्सटेंस था, दवाई नहीं थी, वो डॉक्टर से नहीं लेके आए, वो घर में या मैं ही कहीं से लेके आया हूँ। तो सुबह खादिम हुसैन की डेथ हुई। अब हमने प्रूफ करना था और शिफ्ट हो रहा था, जो एक्यूजेशन थी वो शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम डॉक्टर टू जो घर है उसकी अपनी इनसाइड फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रही थी, जिसमें खादिम हुसैन और सुमैरा बीवी थी। क्योंकि खादिम हुसैन के बकौल मैंने सुमैरा बीवी के हैंड ओवर की और उन्होंने आगे फर्दर तीनों बच्चों को दवाई दी। सुमैरा बीवी को जब हमने इस केस में तफ्तीश में लेके आए, क्योंकि कंप्लेनेंट के हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और बड़ा सेंसिटिव केस था, उनको भी इंटेरोगेट करना क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह ट्रॉमा में गुजर रही थी, क्योंकि 3 बच्चे भी, उनकी भी अमवात हो गई और हस्बैंड की भी, तो पीछे वो रह गई। फर्दर जब हमने उससे इंटेरोगेट किया तो उसकी पॉइंटेशन पे जब हमने सराउंडिंग की सर्चिंग की उसके घर की, तो हमें ये आइडिया, हमने वो जो बकाया जो दवाई थी जो रह गई थी वो हमने इनकी गली के बैक साइड से रिकवर कर ली।
जब हमने रिकवर कर ली तो सुमेरा बीबी ने ये एडमिट किया कि मैंने ये घर की बैक साइड पे फेंकी थी दवाई। तो सुमेरा बीबी ने फिर चीज़ें अनफोल्ड करना शुरू हुई कि किस तरह जो जिस तरह हमने इरादा बनाया था 3-4 महीने पहले कि चूंकि तंगदस्ती और गुर्बत की हालत थी तो हम इस चीज़ से बिल्कुल तंग आ गए थे और इसी चीज़ हमें आगे लेके चली। तो मैं और मेरे मियाँ ने ये डिसाइड किया हम खुद भी जहर खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ये है वो मासूम बच्चे जिन्हें उनके वालिदैन ने खुद जहर देकर मार दिया था। शब्बीर ये वाक़या देखकर लरज़ गया और सोचने लगा कि गुर्बत और अफलास इंसान को कैसे कैसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं। शब्बीर ने इस वाक़े पर इंतहाई दुख का इजहार किया है और कहा है कि अगर माँ बाप भी बच्चों के कत्ल में मुलव्विस हैं तो उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने सरगोदा में एक कमसिन बच्चों को देखा है जिसे अचानक पिस्तौल चलाने का शौक हो गया था और उसका एक रिश्तेदार उसका शौक पूरा करने का वादा कर चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो 9 साला नजम दौड़कर दरवाजा खोलने चला गया। बेटा देखो दरवाजे पे कौन है? गरीब भाई होंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो कह रहे थे मैं कल आऊंगा। अच्छा जाओ जाके देखो दरवाजे पे। अरे गनी, अरे भाई माशाल्लाह बहुत भारी हो गया, कोफ्ता भी नहीं है। देखा मैंने कहा था ना गनी भाई होंगे। गनी भाई आपने मुझे गंगा कहा था। गनी ये क्या मांग रहा है तुमसे? अरे भाभी कुछ नहीं, बस उसे गिफ्ट मंगवाया था वो लेकर आया हूँ। चल भाई अपनी आंखें बंद कर, शाबाश। बच्चे ने आंखें खोली तो गनी ने उसको एक खिलौना पिस्तौल दे दिया। चल अब आंख खोल। याहू! देखो ये बच्चा है, घर में किसी सबको इस तरह बार बोल के ना बराबर ही कर देगा। चल भाई तो ऐसे अंदर जा, मेरे अम्मी से बात करनी है। चल शाबाश। और भाभी आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? और भाईजान कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे भाई भी ठीक हैं, अभी जॉब पे गए। अच्छा भाभी वो नसीम को आती होगी, और कितने बच्चे हो गए उसके? तुम्हें क्या जरूरत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की? वैसे भी नसीम जब भी आती है तो कोई से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तुम्हारे भाई तो उसका नाम लेना क्या उसे देखना भी गवारा नहीं करते। 9 साल हो गए इस बात, लेकिन अभी तक नहीं सुने। तो भाभी से काम भी तो ऐसा किया था ना, किससे पूछा मशवरा किया और अपनी पसंद की शादी कर ली। अल्लाह शरीकों के घर में भी ऐसा होता है। हाँ तुम तो जरूर कीड़े निकालोगे, उसने शादी के लिए तुम्हें मना जो कर दिया था। मैं तो पहले भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेता था, तो अम्मा ही नसीम कहती थी और यही ख्वाहिश लेके के दुनिया से चली गई। अच्छा छोड़ो, चाय पियोगे? और सुनो, भूल जाओ, अब हालात बेहतर हो गए हैं, उन्हें बेहतर ही रहने दो। नसरीन नामी लड़की ने 10 बरस पहले अपनी पसंद की शादी कर ली थी, जिससे पूरे खानदान वाले नाराज थे और नसरीन से मरासिम खत्म कर लिए थे। खास तौर पर नसरीन का कजन गनी ना सिर्फ नाराज था, बल्कि कभी कभी वो नसरीन को रिश्ते से इनकार करने की सजा देने के बारे में भी सोचता था। गनी ने अपने नन्हे भतीजे से हल्की फुल्की दोस्ती कर ली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आंगन में कुछ गुब्बारे और छोटे छोटे खिलौने रखकर गनी अपने भतीजे को निशाना लगाने की तरबियत दे रहा था। चाचा ये तो नकली है, असली होती ना। अबे असली होती तो क्या, वो गुड़िया है, गिर जाती वो तो फिर भी। गिर नहीं जाती, मर जाती। अबे भला खिलौने भी कभी बनते हैं क्या? है पागल। अच्छा चाचा मुझे अब असली गन चलानी है। मगर एक शर्त है, अगर तू अच्छे नंबर लेकर आएगा ना पढ़ाई के अंदर, मैं तुझे इससे अच्छी और असली बंदूक लेके दूंगा। याहू ये बात हुई ना, अब मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। लगाऊं निशाना? पागल हो गया क्या? पहले अच्छी तरह पढ़ाई कर और अच्छे नंबर लेकर आ, फिर तुझे बंदूक। चल बाद में खेलेंगे। गनी ने बच्चे के दिल में असली पिस्तौल का इतना शौक पैदा कर दिया था कि वो उसे हासिल करने के लिए खूब दिल लगाकर पढ़ने लगा था। उधर जब नसरीन को मालूम हुआ कि उसका कजन गनी मुस्तकिल उसकी माँ के घर आता जाता है, तो उसने एक दिन फोन करके अपनी माँ को शिकायत कर दी। अम्मा मैं बोल रही हूँ। बोल बेटा, अब कैसी है? अब तो घर पे क्यों नहीं आती? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मा आप बताएं, सुना है 24 घंटे गनी वहीं पर ही मौजूद होता है, बस इस वजह से मैं उसका सामना नहीं करना चाह रही। और आप बताएं। तेरा सगा कजन नहीं, क्या घर से निकाल दूं उसको? मुझे नहीं पता अम्मा, बहुत डर लगता है मुझे उससे।
इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब तो घर पे क्यों नहीं आती? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मा आप बताएं, सुना है 24 घंटे गनी वहीं पर ही मौजूद होता है, बस इस वजह से मैं उसका सामना नहीं करना चाह रही। और आप बताएं, तेरा सगा कजा नहीं क्या घर से निकाल दूं उसको? मुझे नहीं पता अम्मा, बहुत डर लगता है मुझे इससे, बहुत बड़ा हासिल है वो। ये दूर बैठकर फजूल बातें मत सोचा कर तू। अम्मा मगर मुझे बहुत याद आता है, एक दिन के लिए उसको भेज दो मेरे पास। तेरा भाई उसको जाने नहीं देगा, तो आ जाए इधर, कई दिन हो गए हैं तुझे देखे हुए। और सुन, अपने शौहर और बच्चों को साथ मत लाना, तुझे पता है ना उसके गुस्से का वो कैसा है। हद होती है अम्मा, आप तो मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं जिसे मैंने शादी नहीं 2-4 कत्ल कर दिए हो। मैंने तो आप लोगों की मुश्किलें आसान की है ना। ठीक है, नहीं आ रही है। हद करती है ये लड़की। उधर गनी ने अपने भतीजे को असली पिस्तौल लाकर दे दिया और उसे कहीं वीराने में ले जाकर तरबियत भी दे रहा था। शब्बीर ने देखा कि गनी अपने भतीजे को मोटरसाइकिल पर लेकर एक वीरान सी जगह पर पहुंच गया, जहां कुछ दरख्त और झाड़ियां भी थीं। देख नजम, ये है वो सारी जगह ना जहां हमने खरगोश का शिकार करना है, समझ गया? खरगोश? रैबिट? हाँ, चला जा। देख नजम, ये झाड़ियां देख रहे हैं ना, यहाँ होते हैं जंगली खरगोश। हम यहाँ बैठकर और शिकार का इंतजार करेंगे। जैसे ही खरगोश नजर आएगा ना, तो तूने फौरन फायर कर देना है। थोड़ी देर में सामने वाली झाड़ी हिली तो गनी ने गोली चलाने का हुक्म दिया। नजम, देख सामने खरगोश। शाबाश। यार, तूने निशाना गलत लगाया तुमने। तुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। मैं नहीं कर रहा चाचू। यार, तू तो अभी से ही मायूस हो गया। अच्छा बात सुन, एक बात तो बता, ये नसीम फुफो तेरी आती है घर पर? आती है कभी कभी, पर उनसे कोई बात ही नहीं करता। हाँ भाई, उनसे कोई क्यों बात करेगा? उन्होंने काम ही ऐसा किया। क्या कर दिया चाचू? उससे पहले तेरा एक भाई था, उसको उसने ना छुरियां मार मार के कत्ल कर दिया था। भाई? कैसा था मेरा भाई? अरे तेरा भाई तो इतना प्यारा क्यों सा बचा था वो। मैं कहाँ था? तू पागल का पागल है भाई, तेरे पैदा होने से पहले वो था ना, तो बाद में पैदा हुआ है। तो चाचू उन्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा था यार, मगर बाद में छोड़ दिया। देख, कातिल की सजा तो मौत है ना। चाचू मुझे नहीं पता। चल खैर, अब वहां चलते हैं, वहां जाके बैठ, ठीक है? गनी ने अपना रिश्ता ठुकराए जाने का इंतकाम लेने के लिए भतीजे को फुप्पी से मुतनफिर कर दिया था और अब बच्चा बाकायदा अपनी फुप्पी से नफरत करने लगा था। फिर एक दिन नकली पिस्तौल का कहकर मुबैना तौर पर बच्चे के हाथ में असली पिस्तौल थमा दिया था और जब बच्चे का अपनी फुप्पी से सामना हुआ तो उसने अपनी नफरत का इजहार करते हुए गोली चला दी, जिससे फुप्पी हलाक हो गई। पुलिस ने बच्चे और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का दावा था कि बच्चे के रिश्तेदारों ने पसंद की शादी की सजा देने के लिए मुश्तरका साजिश तैयार की थी और बच्चे के हाथों उसकी फूफी को कत्ल करवा दिया था। शब्बीर का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए क्योंकि बच्चा खुद इतना बड़ा इक़दाम नहीं कर सकता। शब्बीर का यह भी कहना है कि इस मुबैना साजिश में शरीक तमाम किरदारों को बेनकाब होना चाहिए और नसरीन के कातिलों को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।